मैं आर.के. सिंह कक्षा 5 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए तंत्रिका तंत्र और ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। तंत्रिका तंत्र क्या है वो पहले देखते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। यह शरीर के सभी तंत्रों को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बना होता है। मस्तिष्क तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर की सभी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की सूचना प्राप्त करता है। तंत्रिका के बिना न हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, न चख सकते हैं, न सोच सकते हैं और न कुछ कर सकते हैं। तंत्रिका क्या है वो समझे। तंत्रिका बहुत महीन तंतुओं के समूह से बनी होती है जो हमारे शरीर में और मस्तिष्क के अन्य भागों से जुड़ी होती है। गर्दन से सिर के क्षेत्र की तंत्रिका मस्तिष्क से सीधी जुड़ी होती है, जबकि शरीर के दूसरे भागों की तंत्रिका और संधि मेरुरज्जु से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। ये आप रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, ये बीच में, ठीक, इसी में होता है मेरुरज्जु, ठीक है। तंत्रिकाएं मस्तिष्क से सूचनाएं लाती और पहुंचाती हैं। तंत्रिकाओं के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। संवेदी तंत्रिकाएं, चल तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी नर्व्स, ये तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रियों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ती हैं, ठीक। ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं लेकर उन्हें मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क लाई हुई सूचनाओं का अध्ययन करता है और ज्ञानेंद्रियों को उनकी क्रियाओं के बारे में बताता है कि उन्होंने क्या चखा, क्या महसूस किया, क्या देखा और क्या सुना। इसके बाद दूसरा है चल तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं मांसपेशियों और ग्रंथियों को जोड़ती हैं। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से आदेश ग्रहण करके उन्हें मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाती हैं। तीसरा प्रकार है मिश्रित तंत्रिकाएं यानी मिक्स्ड नर्व्स। ये तंत्रिकाएं न केवल मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाती हैं बल्कि मस्तिष्क को आदेश भी देती हैं। ये तंत्रिकाएं संवेदी कोशिकाओं तथा चल कोशिकाओं के मध्य संदेश का आदान प्रदान करती हैं। इसके बाद आता है मस्तिष्क। तंत्रिकाओं का हो गया मस्तिष्क, यानी जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यह हमारी सभी गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से संदेश और सूचनाएं प्राप्त करता है, उन्हें आवश्यक आदेश देकर शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का वजन 1.4 किलोग्राम होता है, अर्थात 1 किलोग्राम 400 ग्राम। यह लाखों तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। मेरुरज्जु के सबसे ऊपर स्थित होता है। आप ये देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी, इसमें मेरुरज्जु, इसके ऊपर ये मस्तिष्क। यह खोपड़ी में सुरक्षित होता है। मस्तिष्क 3 विभिन्न भागों से बना होता है। प्रत्येक भाग का अपना अलग अलग कार्य होता है। पहला भाग सबसे ऊपर यानी कि सेरिब्रम, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाग है। यह हमारी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इन सभी को ये नियंत्रित करता है। यह हमारी बौद्धिक शक्ति का भी केंद्र है। यह सोचने, याद करने, बोलने, लिखने तथा महसूस करने में हमारी मदद करता है। दूसरा पार्ट है उसके नीचे लघु मस्तिष्क। यह सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है। सेरिब्रम के नीचे होता है सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। इसे लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह मांसपेशियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मांसपेशियां क्या करती हैं? चलने, दौड़ने, नाचने, साइकिल चलाने आदि का कार्य करते समय
कार्य करने में हमारा सहयोग करती हैं। और इन सब कार्यों के करते समय हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, जिसको हम लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। यह हमारे शरीर को सीधी मुद्रा में भी रखता है। तीसरा पार्ट है मेडुला या मज्जका। यह अनुमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है, सबसे नीचे। ठीक, यह मस्तिष्क को मेरु रज्जु से जोड़ता है। ठीक, मेडुला हमारे सोते समय भी कार्य करती रहती है। मस्तिष्क को नियमित रूप से रक्त और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बल्कि सबसे अधिक रक्त की आवश्यकता और ऑक्सीजन की आवश्यकता मस्तिष्क को ही होती है। रक्त की आवश्यकता सबसे अधिक इसको होती है। मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड, ये रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर है मेरु रज्जु। ठीक, मेरु रज्जु तंत्रिका तंतुओं से निर्मित होता है। इसके द्वारा मस्तिष्क संदेशों को शरीर के अन्य भागों तक भेजता है और ग्रहण करता है। प्रत्येक संदेश पल भर में पहुंच जाता है। अब आते हैं हम प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है वो पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रियाएं स्वचालित क्रियाएं होती हैं। हम उनके करने से पहले कुछ नहीं सोच पाते हैं और तुरंत वो क्रियाएं हो जाती हैं। स्वचालित क्रियाएं मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। मेरु रज्जु ये बीच में स्पाइनल कार्ड में। मेरु रज्जु में खतरनाक स्थिति को समझने की क्षमता होती है और शरीर को भारी हानि से दूर करने के लिए यह तेजी से कार्य करता है। उदाहरण के लिए, जब हम अपनी अंगुलियों को गर्म स्त्री के बहुत नजदीक लाते हैं तो ज्ञानेंद्रिय तंत्रिकाएं मेरु रज्जु को बहुत तेजी से संदेश पहुंचाती हैं। मेरु रज्जु तुरंत चल तंत्रिकाओं के द्वारा मांसपेशियों को सक्रिय होने के लिए आदेश देता है और इसीलिए हम झटके के साथ तुरंत अपना हाथ गर्म वस्तु से दूर हटा लेते हैं। आंखों से पानी निकलना और स्वादिष्ट भोजन की सुगंधी प्रतिवर्ती क्रिया के अच्छे उदाहरण हैं। जैसे कि आप चटपटा सामान, चटपटा खाना देखते हैं तो देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। ठीक, ये क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ज्ञानेंद्रियां क्या है वो हम देखते हैं। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो विभिन्न प्रकार से हमारी मदद करती हैं। आंख देखने में, नाक सूंघने में, कान सुनने में, जीभ स्वाद लेने में और त्वचा स्पर्श करने में हमारी मदद करती है। सबसे पहले आंख के बारे में जानते हैं। आंख सबसे महत्वपूर्ण और कोमल ज्ञानेंद्रिय है। खोपड़ी में 2 छिद्र होते हैं और इन 2 छिद्रों में 2 नेत्र गोलक होते हैं। ये छिद्र आंखों को घायल होने से बचाते हैं। आंखों के ऊपर पलकें होती हैं जो आंखों को गंदगी और धूल से बचाती हैं और बराबर आंखों को साफ भी करती रहती हैं। आंखों में जो पलक का झपकना है, पलक बार बार झपकने से आंखें साफ होती हैं। आंखों के सामने एक वृत्ताकार पारदर्शक क्षेत्र होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं। ठीक, पारदर्शक क्षेत्र, इससे प्रकाश अंदर की ओर होकर पहुंचता है। आंख के केंद्र में एक रंगीन वलय होता है। केंद्र में एक रंगीन वलय होता है जिसे बोलते हैं परितारिका। परितारिका में एक पुतली होती है जो काले धब्बे के समान दिखाई देती है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है, जिसे हम इस प्रतिबिंब को हम रेटिना पर देखते हैं। प्रकाश की किरणें कार्निया, पुतली और लेंसों से होकर आंख के आंतरिक भाग तक पहुंचती है। आंख के आंतरिक भाग यानी रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है, इसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है। आंखों को मस्तिष्क से जोड़ने वाली संवेदी तंत्रिका, जिसको बोलते हैं दृक तंत्रिका या इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है और इसी ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क तक सूचना पहुंचती है और मस्तिष्क फिर बताता है कि हम ये चीज देख रहे हैं। इसके बाद आंखों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखें। हमें अपने आंखों की देखभाल करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की हानि से इन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मंद प्रकाश में कार्य नहीं करना चाहिए, इससे हमारी आंखें थक जाती हैं
और बहुत तेज प्रकाश में भी कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत तेज प्रकाश भी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। अध्ययन करते समय हमारी किताब पर उचित प्रकाश पड़ना चाहिए। एक दिन में कई बार आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। टेलीविजन को बहुत नजदीक से नहीं देखना चाहिए। टेलीविजन और आपके बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय हमेशा सीधी मुद्रा में बैठना चाहिए। पुस्तक को आंखों से 12 इंच या 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। गतिशील वाहन में नहीं पढ़ना चाहिए। गंदे हाथों और गंदे तौलिए से आंखों को कभी भी नहीं रगड़ना या पोंछना चाहिए। यह संक्रमण का कारक हो सकता है। इससे आंखें संक्रमित हो सकती हैं। आंखों को पोंछने के लिए साफ कपड़े या साफ रुमाल का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आंख में कोई संक्रमण है तो दूसरे व्यक्ति के तौलिए और रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आंखों का व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे आंखें स्वस्थ रहती हैं। ठीक, इसके बाद हम नाक के बारे में पढ़ते हैं। नाक ये दूसरी ज्ञानेंद्री। नाक सांस लेने में, सूंघने में हमारी सहायता करती है। जब हम सांस लेते हैं तो इसके साथ धूल कण आदि हमारी नाक के अंदर आ जाते हैं। नाक हवा को श्वसन तंत्र में प्रवेश करने से पहले उसे छानती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे रोम या बाल होते हैं। नाक के सबसे ऊंचे भाग में स्वाद की इंद्रियां उपस्थित होती हैं। नाक की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? नाक से नियमित रूप से फूंक मारकर अपने नथुने साफ रखने चाहिए, या अनुलोम विलोम करना चाहिए, प्राणायाम, जिससे कि नाक आपकी स्वस्थ रहेगी और आपके फेफड़े भी ठीक रहेंगे। नाक में कुछ चुभाना नहीं चाहिए। नाक के अंदर उपस्थित बाल वायु में उपस्थित धूल को नाक में अंदर जाने से रोकते हैं, अतः सदैव नाक से सांस लेनी चाहिए। बंद नाक को साफ रखने के लिए भाप लेनी चाहिए। अब हम कान के बारे में पढ़ते हैं। कान ध्वनि को सुनने में हमारी सहायता करते हैं। कान के 3 भाग होते हैं। हम केवल कान के बाहरी भाग को ही देख सकते हैं। बाहरी कान ध्वनियों को ग्रहण करके उन्हें मध्य कान तक पहुंचाता है। मध्य कान में कान का पर्दा होता है। जब ध्वनि कान के पर्दे पर पड़ती है तो यह तरंगे उत्पन्न करता है। ये तरंगे आंतरिक कान में पहुंचती हैं। यहाँ से तंत्रिकाएं मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती हैं। अब कान की देखभाल कैसे करनी चाहिए? माचिस की तीली में फास्फोरस लगा होता है। फास्फोरस कान को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए माचिस की तीली से कान साफ नहीं करने चाहिए। नुकीली चीजों से कान साफ नहीं करने चाहिए, उससे कान के पर्दे फट सकते हैं। पेंसिल या बालों की पिन से अपने कान साफ नहीं करने चाहिए, ये कान के पर्दे को हानि पहुंचा सकते हैं। कानों को हमेशा रुई लगी तीली से साफ करना चाहिए। बहुत तेज ध्वनि को नहीं सुनना चाहिए। और कान में जो अंदर मोम होता है वो हमारे कान के पर्दे की सुरक्षा करने के लिए होता है। कानों के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। कानों में किसी भी प्रकार की पीड़ा होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम जीभ के बारे में पढ़ते हैं। जीभ स्वाद की ज्ञानेंद्री है। यह खाने और बोलने में भी सहायता करती है। जीभ की सतह पर सूक्ष्म उभार होते हैं, जिनके अंदर स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं हमें भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा आदि की जानकारी देती हैं। हमें बहुत गर्म वस्तु खानी या पीनी नहीं चाहिए, इससे स्वाद कलिकाओं को नुकसान पहुंचता है। हमें अच्छी प्रकार से प्रतिदिन जीभ की सफाई करनी चाहिए। अब हम त्वचा के बारे में जानते हैं। त्वचा पूरे शरीर को ढके रहती है और आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। यह ताप, ठंड, जल, जीवाणु और हानिकारक किरणों से शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। त्वचा की सहायता से हम सर्दी, गर्मी, दर्द, दाब और स्पर्श का अनुभव करते हैं। त्वचा पर उपस्थित छोटे छोटे खुले रोम कूपों के द्वारा पसीना जैसा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, जिससे त्वचा का ताप भी नियंत्रित होता है। शरीर का ताप भी जिससे नियंत्रित होता है। त्वचा की देखभाल कैसे करना चाहिए? त्वचा से गंदगी साफ करने के लिए हमें पानी
अथवा साबुन का प्रयोग करना चाहिए। जब त्वचा कहीं से कट जाए तो हमें उस पर रोगाणुरोधक मरहम लगाना चाहिए या एलोवेरा लगाना चाहिए। हमें गीले और गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। और एक चीज और, कान हमारे शरीर को, कान में एक द्रव होता है जो हमारे शरीर को संतुलित रखने का कार्य करता है। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।